नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज से समाअत शुरू। कानून पर उबूरी रोक लगाने के खिलाफ मोदी हुकूमत ने भी दाखिल की अर्जी। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस ने करार दिया सियासी इंतकाम। राहुल ने कहा, हमें डराया नहीं जा सकता। कांग्रेस कारकुनों का जबरदस्त एहतजाज। उर्दू अजनबी नहीं है, इसी सरजमीन में पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट के साइन बोर्ड वाले मामले में वजाहत। महाराष्ट्र में बल्दिया के दफ्तर से उर्दू के साइन बोर्ड को हटाने की अर्जी को किया मुस्तरद। कहा, हमें अपनी जबानों का एहतराम करना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में दरगाह की इमारत को बुलडोज कर दिया गया। संभल में भी इंतजामी कार्रवाइयां, मुसलमानों में बेचैनी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज से समाअत का आगाज हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सदारत में पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 रुकनी बेंच अर्जियों पर समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 20 से ज़्यादा अर्जियां दाखिल हुई हैं, जिनमें वक्फ तरमीम कानून 2025 की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। ज़्यादातर अर्जियां वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई हैं, वहीं कुछ अर्जियां कानून की हिमायत में हैं। 2 अर्जियां ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ की बुनियादी कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चैलेंज देते हुए इसे मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत काफ़ी अहम है। ज़्यादातर अर्जियों में तरमीमी कानून पर उबूरी रोक लगाने का मुतालबा किया गया है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविट दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा समाअत करके कोई उबूरी हुक्म जारी नहीं करे और अदालत कोई भी हुक्म जारी करने से पहले इसकी बात ना सुने। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि फारूक अब्दुल्ला और रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने सवाल किया कि फारूक अब्दुल्ला वक्फ बिल की मुखालिफत करते हैं, मगर इन्होंने कश्मीर असम्बली में वक्फ बिल के खिलाफ कोई करारदाद नहीं लाई। ऐसा क्यों? एनसी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वही कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले जो औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ऑक्शन थी, वो एनसी जो अपने खास लोग हैं उनको देते थे। एंड ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो वक्फ का कह रहे हैं वो अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो मुफ्ती साहब ने नहीं किया था। एंड फारूक साहब आज की डेट का बताएं, आज की डेट में उनके जो बेटे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 50 एमएलए हैं। कर्नाटका ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने का डिसाइड किया। तमिलनाडु ने ऑलरेडी लाया। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, 3 दिन जो असेंबली के हुए वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन ही लाया। ट्यूलिप गार्डन में वो रिजू जी के साथ टहल रहे थे। तो ये क्या इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ कि हम वक्फ के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्फ जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट इन इंडिया। इट इज नॉट जस्ट मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर who are looking up to us. It is also Muslims in the rest of the country. And this government, the National Conference, has terribly let them down. बिकॉज आप मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते। 370 तो आप नॉर्मलाइज कर ही रहे हैं। आप 370 के बाद जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स के साथ गलत चीजें हो रही हैं, जैसे वक्फ है, वी नो इट्स एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स को डिसएम्पावर करने के लिए बिल लाया गया है। एनसी उसके बारे में भी नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि आपको इक्तिदार से मोहब्बत है, आपको अपनी कुर्सी चाहिए। तो फारूक साहब शुड ऑल्सो टेल अस कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे औकाफ में क्या क्या होता था, सबको पता है। शॉप्स किसको ऑक्शन की जाती थी, औकाफ में कितना करप्शन था। मुफ्ती साहब की वजह से 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे और उसी वजह से, उनकी वजह से औकाफ में एक ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, जो एनसी के टाइम बिल्कुल नहीं हुई। मगरबी बंगाल के उलमा और मुख्तलिफ इस्लामी अंजुमन के जिम्मेदारों ने मोदी हुकूमत के बनाए हुए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक करारदाद ममता बनर्जी के हवाले की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात से कबल इन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो बिला वजह वक्फ मामलात में मुदाखलत कर रही है। देखिए, आश्वासन वो हमको दे रहा है, मगर हमारा ये आखिर ऐसा क्यों, क्या जरूरत पड़ी जो आज ये हुकूमत वक्फ बोर्ड में आ गई? क्या उसको तकलीफ है वक्फ बोर्ड से? पहले भी तो वक्फ बोर्ड था, आज तक कोई नया तो वक्फ बोर्ड नहीं है, पुराना वक्फ बोर्ड है और ये मुसलमानों की संपत्ति है। मुसलमानों का जब कोई काश किसी भी धर्म का, हम किसी धर्म के वो खिलाफ नहीं जा रहे हैं। भाई हिंदू का काश है, वो अपने वक्फ बोर्ड चला रहा है, वो अपनी मंदिर का ट्रस्ट चला रहा है, तो अगर मुसलमान अपना चला रहा है तो आपको कौन आपत्ति है?
किस बात की आपको संकोच और फिक्र है? मुसलमान को अगर आप इतने बड़े हमदर्द थे तो कम से कम मुसलमान को बैठाकर पहले पूछना चाहिए कि हम ये अपने हाथ में ले रहे हैं, अंडर अपने हाथ में कर रहे हैं, ये हमको चाहिए और हम चलाएंगे। तब ना मुसलमान अगर सोचता, अच्छा फैसला करता तो वो कह देता करता, मगर आप अपनी मर्जी से जो चाहिएगा कर लीजिए, ये तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है, उसके बाद भांगड़ की जो स्थिति है, बहुत ही तो देखिए भाई, ये हुकूमत हमारी बंगाल की ममता दीदी हैं, वो तो हमसे ज्यादा बेहतर समझने वाली हैं। वो आज क्या है मुर्शिदाबाद में, क्या आखिर क्यों हो रहा है, क्या मतलब सिर्फ मुसलमान ही है इस तरह से मतलब जुल्म कर रहा है, या जुल्म सह रहा है, या उसको सहने का हक है? हर एक को तो सहने का हक है, मगर किसी भी तरह से कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी पर भी अगर अत्याचार हो रहे तो हम इसके खिलाफ हैं, हम इसको अच्छा नहीं मानते। ये जो मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, हम तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि कौन जिम्मेदार है, मगर जो अगर इस तरह से कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो उसका जिम्मेदार है, हम नहीं जिम्मेदार है। प्रतिवाद आप लोगों का जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा जब तक वक्फ बोर्ड का फैसला नहीं आ जाएगा, जब तक रहे। देखिए हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले, यहाँ जन्म भी हुआ है, यहाँ मृत्यु भी होगा। हम लोग यहाँ के आज से नहीं है, बाप दादा सभी यहीं के हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदुस्तानी में मरेंगे, बाकी जो भी बोल दे उससे हमको कोई फर्क नहीं है। अब रह गया ये जो वक्फ बोर्ड का काला कानून जो बनाया है, इससे हम लोग तमाम मुसलमान क्या, हम लोगों के संग गैर कौम भी भाई लोग साथ दे रहे हैं। पंजाबी है, सिख है, आपका हिंदू भाई लोग है, बंगाली, वो हम लोगों का साथ दे रहे हैं। तो हम लोग इस पश्चिम बंगाल में हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। जो किसी का कोई भी अनुष्ठान हो, पर्व त्योहार हो, तो मिलजुल कर। ये जो काला कानून किया है, इस काला कानून को वापस कर ले, हम लोग का कोई झगड़ा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं बंगाल में, लेकिन स्थिति जो मुर्शिदाबाद की है, वहाँ तो ऐसा नहीं दिखा है, बल्कि मुस्लिम अत्याचार कर रहे हिंदुओं पर, ऐसा कहा जा रहा है। कौन 2 मिनट बंद करिए। देखिए 100 आदमी में अगर 2 आदमी चोरी किया तो 100 आदमी बदनाम नहीं हो सकता, 2 ही बदनाम हो सकता है। अगर कोई ऐसा 100 आदमी का ब्रेन, सोच, समझ अलग है, बहुत सा आदमी हिंदू से नफरत करता है, बहुत सा आदमी हिंदू को दोस्त बनाता है, तो 2 आदमी अगर किया तो उसके लिए बंगाल बदनाम नहीं हो सकता है। अगर 2 आदमी नहीं करता, 98 आदमी अगर करता तो पश्चिम बंगाल को बदनाम कर सकता था। ये पश्चिम बंगाल में हमारा ममता दीदी वैसा होने नहीं देगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगल के रोज नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के कुछ दीगर लीडरों के खिलाफ एक खुसूसी अदालत में शिकायत दर्ज कराई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक कानून के तहत इकदाम खुसूसी अदालत के जज विशाल गोखले के सामने ये शिकायत पेश की। अदालत ने ईडी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर रस्मी नोट्स लेते हुए समाअत के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर की है। ईडी की इस कार्रवाई पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि सियासी इंतकाम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब ईडी की इस चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान किया है। कांग्रेस कारकुनों ने दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर आज मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की सीनियर रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट के बाद कांग्रेस के कारकुन शदीद बरहम हैं। कांग्रेस ने इंतबा दिया है कि अगर ये सियासी इंतकाम का रवैया तर्क नहीं किया गया तो बीजेपी के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। इस दौरान पार्टी मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासती हेडक्वार्टर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफातर के सामने और मुताल्लिक़ा रियासतों में ज़िलाई सतह पर मरकजी हुकूमत के दफातर के सामने मुल्कगीर एहतजाज कर रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वड्रा को भी गुरुग्राम जमीन मामले में एक बार फिर ईडी ने समन भेजा है और आज भी उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया था। वड्रा ने कहा कि उन्हें हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ने खुद इस मामले में क्लीन चिट दी थी, इसके बावजूद ईडी ने तलब किया है। उनका कहना था कि वो हैरान है कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए, एजेंसी का दोबारा समन आया, मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफ़ी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल
टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे। और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं अभी अपने जन्मदिन से पहले 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं हर रोज। वैसे तो हमेशा करता हूं, पर 10 दिन लगातार करता हूं। अभी वो सारा रुक गया है क्योंकि मैंने अंधे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मैंने प्लान किया था काफी चीजें, अभी वो रुक गई हैं। और जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूं, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी को की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए। महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल काउंसिल की इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि ज़बान सकाफत है और इसे लोगों को तकसीम करने का सबब नहीं बनना चाहिए और उर्दू गंगा जमनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मुंबई हाईकोर्ट के इस फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया कि उर्दू का इस्तेमाल महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटीज़ सरकारी ज़बानों एक्ट 2022 के तहत या कानून की किसी भी शक़ में ममनू नहीं है। एक साबिक़ काउंसलर ने महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में पट्टूर में म्यूनिसिपल काउंसिल की इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी गलतफहमियां शायद किसी ज़बान के बारे में हमारे तासुबात को भी हिम्मत और सच्चाई के साथ हकीकत के मुकाबले में आजमाना होगा, जो कि हमारी कौम का ये अजीम तनौ है। हमारी ताकत कभी हमारी कमज़ोरी नहीं बन सकती। आइए उर्दू और हर ज़बान से दोस्ती करें। अदालत ने कहा कि ये एक गलतफहमी है कि उर्दू हिंदुस्तान के लिए अजनबी है। इन्होंने मजीद कहा कि ये एक ऐसी ज़बान है जो इस सरजमीन पर पैदा हुई है। फैसले में कहा गया है कि ज़बान किसी कम्युनिटी और इसके लोगों के तहजीबी मार्च को मापने का पैमाना है। इसी तरह उर्दू का मामला है, जो गंगा जमनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है, जो कि शुमाली हिंदुस्तान के मैदानी और वस्ती इलाकों के जामे सकाफती अक़दार हैं। अदालत ने कहा कि हमें अपनी मुतादिद ज़बानों समेत अपने तनों का एहतराम करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा बड़ी ज़बानें हैं। ये दूसरी ज़बानें हैं जो होली मादरी ज़बानों के नाम से जानी जाती हैं, जिनकी तादाद भी सैकड़ों हैं। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल 122 बड़ी ज़बानें थीं, जिनमें 22 शेड्यूल ज़बानें थीं और कुल 6 मादरी ज़बानों की तादाद 24वीं उर्दू थी। हिंदुस्तान दरअसल तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में आबादी का एक हिस्सा बोलता है, सिवाय हमारी शुमाल मशरक़ी रियासतों के। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता की सदारत में मंगल के रोज़ होने वाली काबीना मीटिंग में दारुल हुकूमत के शहरियों के लिए बिजली की सब्सिडी जारी रखने के समेत कई अहम फैसले किए गए। तवानाई के वज़ीर आशीष सोद और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर डॉक्टर पंकज सिंह ने मीडिया को बताया कि इस काबीना मीटिंग के दौरान रेखा गुप्ता की क़यादत में कई अहम फैसले लिए गए। आशीष सूद ने बताया कि काबीना ने 4 अहम तबकों के लिए सब्सिडी जारी रखने का तारीख़ी फ़ैसला किया है। उनमें किसानों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख फिसादात के मुतासरीन के लिए सब्सिडी, मौजूदा घरेलू सारिफिन को मिलने वाली सब्सिडी और वकला के चैम्बर से मुताल्लिक़ सब्सिडी शामिल है। साथियों, आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के ऊपर
अपना निर्णय किया है। आज एक स्पेशल प्रपोजल जो किसान भाइयों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख रॉयट विक्टिम्स के लिए सब्सिडी, वकीलों के चैम्बर को मिलने वाली सब्सिडी और एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने किया है। 1984 के सिख विक्टिम्स, रॉयट विक्टिम्स के लिए, वकीलों के लिए ये एक बड़ा हमारा फैसला है। जो एक दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, जैसा अभी पंकज जी ने आपको बताया कि एक दुष्प्रचार ऑटो के बारे में किया जा रहा था, उन माननीय मंत्री जी ने उसकी स्पष्टता की। आज दिल्ली सरकार के इस कैबिनेट के फैसले से सब्सिडी, इन 4 कैटेगरीज की सब्सिडी जारी रखने के फैसले से इस दुष्प्रचार का भी अंत होता है। आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए, स्वघोषित बेरोजगार नेता रोज इस तरह का कुछ न कुछ झूठ चलाते रहेंगे, मगर दिल्ली सरकार अपनी गति से काम करते हुए वक्त के साथ इन सब झूठों को निरस्त कर देगी। आपके समक्ष आज के कैबिनेट के फैसले से ये स्पष्टता हो। नासिक शहर की कोट गली में इंतजामिया ने एक दरगाह की इमारत को मुनद्दम कर दिया। हुकाम का कहना है कि ये इमारत नाजायज तरीके से तामीर की गई थी। दरगाह की इमारत को गिराने से पहले हो रहे इलाके में पुलिस भर दी गई थी, जबकि बुलडोजर के जरिए कार्रवाई अंजाम दी गई। हुकाम के इस रवैये ने इलाके के मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी है। उस निर्देश के अनुसार जो दरगाह के ट्रस्टी है और जो प्रतिष्ठित नागरिक है, उन्होंने तय किया था कि वो स्वयं ही उस दरगाह को हटाएंगे। उसकी तैयारी करने के लिए कल रात देर रात 11:30-12 बजे के करीब प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए थे, दरगाह के ट्रस्टी आए थे। वो दरगाह हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसका प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। उसी समय उस्मानिया चौक में एक मॉब वहाँ पर आया और मॉब ने इस बात का विरोध किया। उस समय दरगाह के ट्रस्टी और जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। उस समय फिर भी मॉब उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। उसके अलावा उस जगह पर जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी भी बात मॉब ने नहीं मानी और मॉब ने दोनों के ऊपर, मतलब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक थे, दरगाह के ट्रस्टी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू किया। इसमें 21 पुलिस कर्मचारी अधिकारी घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में उनके ऊपर इलाज जारी है। इस घटना के बाद इमीडिएटली पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो भी बल का इस्तेमाल करना जरूरी था, ज़रूरी बल का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉब को वहाँ से भगा दिया गया। इसमें जो मॉब के लोग थे, उसमें से 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। उनकी 50 से ज़्यादा बाइक जो वहाँ पर मौजूद थी, वो बाइक हिरासत में ले ली गई है। यहाँ पर अभी भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त तैनात है। परिस्थिति पूरी तरह से शांत और कंट्रोल में है। सर, दरगाह कितने बजे हटाई गई सुबह? अभी महापालिका का उनकी जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जारी है। अभी दरगाह पूरी तरह से हट गई है? महापालिका उनका काम कर रही है। अभी शांत नासिक में पूरी तरह से हर जगह पर शांतता है। सबको यहाँ पर अपील की जाती है कि कोई भी किसी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे, विश्वास ना रखे। पूरी सिचुएशन कम्प्लीटली कंट्रोल में। ट्रैफिक में कुछ डाइवर्ट किया गया है क्या आपके पास? कुछ एहतियात के लिए जो एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गई। काठे गली से उस्मानिया चौक, यहाँ की ट्रैफिक कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। और कितने पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त के लिए कितने अधिकारी तैनात है और क्या है? अभी यहाँ पर SRPF की 3 कंपनियां तैनात हैं और जो लोकल दंगा नियंत्रण पथक है और जो नासिक पुलिस के तकरीबन 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। श्रीनगर में शोहराफाग डल झील के किनारों पर वाक़ एशिया के सबसे बड़े बाग गुले लाला के पुरकैफ नज़ारों से महसूस होने के लिए मुकामी और गैर मुकामी सयाहों का बेतहाशा रश तवातुर के साथ जारी है। मुतल्लिक़ा हुक्काम के मुताबिक करीब 7 लाख मुकामी व गैर मुकामी सयाहों ने अब तक इस बाग की सैर की है, जिससे तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड पाश हुए हैं। वाज़िर है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 26 मार्च को ये बाग लोगों के लिए खोल दिया था। बाग के असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर आसिफ अहमद ने बताया कि अब तक 7 लाख सयाहों ने इस बाग की सैर की। इन्होंने कहा कि रोज़ाना 20 से 30 हज़ार सयाह इस बाग के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ताम छुट्टी के दिन तादाद में खातिर खा इजाफा होता है। उनका कहना था कि छुट्टी के दिन 60 से 70 हज़ार सयाह इस बाग की सैर करते हैं। उनका कहना था कि इमसाल मामूल से काफ़ी ज़्यादा रश है, जो एक खुशाइन बात है।
इन्होंने कहा कि ये बाग अगले एक हफ्ते तक खुला रहने का इम्कान है। हमारा ये मानना है कि बिल्कुल जो इस तरह की जो कोशिश होती है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने की होती है। टुलिप गार्डन उसी की कड़ी है और आज आप देख रहे हैं यहाँ हजारों में लोग आए हैं, क्यूरीज उठाते हैं, होटल्स पूरे भरे पड़े हुए हैं, होटल्स में जगह नहीं मिल रही है, तो हमें साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है। तो ये उस चीज को लेके ये पहली एक शुरुआत होती है जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और शुरुआत होती है। We will be opening this garden today on, as you know, but the response from the tourists is overwhelming. We have never seen this kind of response on the very first day after Tulip Show. So we are happy. My team has worked very hard and we have tried to publicize this show for the last 2.5 months. We have been working on it. This is the first day. Thousands of tourists visit this garden. It indicates that hopefully it will break all previous records. Hopefully. Last year the number was 4.5 lakh. This year I expect the number would increase primarily because of the advertisement and publicity given to the show. Secondly, we have created certain facilities across various points in Kashmir Valley, particularly in Srinagar, at airport, at tourist reception center, in hotels. We have created online facility for payment of for payment for entry tickets, and we have also created facilities on various touch points in the Srinagar city, say for example railway station, airport and other places. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम लोगों ने अपना ट्रिप इसीलिए प्लान किया था क्योंकि 26 को इसका ओपनिंग था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी tulips. I come here all the way from Gurgaon to see the original tulips here, and would be good if I get a chance to meet the CM of Jammu and Kashmir in Srinagar. It's a great opportunity and it's a great, we are very excited to see all the flowers here. I heard previous Kashmir is a heaven, but it's a heaven for us. We enjoyed a lot here. Weather is very awesome, cool, chilling, and today is the first day for visiting Tulip Garden. That is the best thing for us because today is our last day. Tomorrow we will go back our home. What's your message to those who didn't visit Kashmir yet? Please visit. It's everyone said it's a Switzerland is very beautiful place. I should say visit Kashmir because Kashmir is a heaven and it's a beautiful place for all of you, better than Switzerland, I think so. अक्षय कुमार और आर के माधवन की आने वाली फिल्म केसरी चैप्टर 2 की नई दिल्ली के पीवीआर सिनेमा में एक खुसूसी स्क्रीनिंग की गई थी। इस मौके पर अक्षय कुमार, माधवन के अलावा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और मरकजी वज़ीरा हरदीप पुरी और अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर कहा कि ये एक बेहतरीन फिल्म है, वो हुकूमत से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की अपील करेंगे। Government to make it tax free, to make it lower the censor board. I think the quality of the message, the talent and brilliance of the movie should propel in that direction. I would say also that for the first time, let the media watch the film and let them request it. Do you also think the Britishers should say sorry because that's the tagline? Oh, but I'm sorry. The granddaughter has actually. I'm not treading into Jaishankarji's territory. The granddaughter has actually said they were looters. So the mindset in some respects remains exactly what it was then. And I think this movie, which I think is a very beautiful, powerful movie on a genocide, will help correct that mindset. So thank you all very much. And I think you all have a very important role to play, and I mean it seriously. There are brilliant one-liners also, but it's not those one-liners. It's the power of the beauty of the acting, beauty of the production, and the power of the message. Because it's a good portrayal of history, the way it is supposed to be. अंग्रेजों ने एक फिल्म बनाई थी हमारे बारे में, गांधी। अब हमने ये फिल्म बनाई है, देख लीजिए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज से समाअत शुरू। कानून पर उबूरी रोक लगाने के खिलाफ मोदी हुकूमत ने भी दाखिल की अर्जी। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस ने करार दिया सियासी इंतकाम। राहुल ने कहा, हमें डराया नहीं जा सकता। कांग्रेस कारकुनों का जबरदस्त एहतजाज।
उर्दू अजनबी नहीं है, इसी सरजमीन में पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट के साइन बोर्ड वाले मामले में वजाहत। महाराष्ट्र में बल्दिया के दफ्तर से उर्दू के साइन बोर्ड को हटाने की अर्जी को किया मुस्तरद। कहा, हमें अपनी जबानों का एहतराम करना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में दरगाह की इमारत को बुलडोज कर दिया गया। संभल में भी इनेदामी कार्रवाइयां, मुसलमानों में बेचैनी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।